कि इस कड़ी में सभी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, खैर मकदम, दिल की भावनाओं के साथ, दिल की आंतरिकता के साथ। भैया आज गौरीगंज की इस ऐतिहासिक धरती पर मंच पर विराजमान आज के इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि, परम सम्मानित, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत और जिनके दम पर, जिनके बल पर, जिनके आश्वासन, जिनके आशीर्वाद पर आज पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का एक एक ब्राह्मण लड़का कह रहा है कि हम सब लोग 2022 में पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है, तत्पर बैठे हैं। क्यों तत्पर बैठे? मैं यहाँ पर मेरे समाज के लोग बैठे हुए, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, क्या 4.5 साल में हम लोग को अपमान का घूंट नहीं पीना पड़ा? जवाब दीजिए आप लोग। क्या हम लोग 4.5 साल से बेइज्जत नहीं हो रहे हैं? अगर हम सब लोग बेइज्जत हो रहे हैं तो आज यहाँ पर सब लोगों को सौगंध खा करके जाना है, सौगंध और संकल्प लेकर के जाना है कि जब तक इन अगताइयों को, इन अत्याचारियों को और जिन लोगों ने ब्रह्म समाज के अपमान करने का प्रयास किया है, उनको जब तक हम लोग नेस्त नाबूद नहीं कर लेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर नहीं पहुंचा देंगे, हम लोग चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। मैं आपके और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीच में बाधा नहीं करना चाहता हूँ। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ कि आए और हम समाज को, सर्व समाज को और ब्रह्म समाज को ये आशीर्वाद दे करके हम सबको ये दिशा दे कि हम लोग इन दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मैं आप लोग बहुत देर से यहाँ पर रुके हुए इंतजार कर रहे हैं। हम लोग दूसरी मीटिंग करके फिर आपके बीच में आए, इसमें थोड़ा समय लग गया। सभी लोगों का नाम लेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। जितने भी हमारे साथी हैं सबको आप जानते हैं, सबके नाम लिए जा चुके हैं। इसलिए मंच में जितने बैठे हैं उनका नाम न लेकर के मैं मंच में जितने लोग बैठे हैं प्लस यहाँ पर जितने लोग हमारे साथी लोग बैठे हैं और ख़ास तौर से हमारे मीडिया के साथियों को यहाँ पर इतनी भारी संख्या में आकर के इतनी देर तक इंतज़ार करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। भाइयों, आप सभी को मालूम है कि आज उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये प्रबुद्ध गोष्ठी जो हम लोग कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके, उसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोगों के जो आपके ऊपर प्रहार हो रहे हैं इतने वर्षों से, उसको आप सह रहे हैं चुपचाप से, उसको सहना बंद कर दीजिए। थोड़ा आप लोगों इकट्ठा होकर के और जवाब देना शुरू करिए। इस बात में आपस में बैठना शुरू करिए, लोगों के बीच में जाना शुरू करिए कि अब वक्त आ गया है कि ब्राह्मण समाज जो है, जो हम लोगों ने शुरुआत 23 तारीख से अयोध्या से शुरू की थी और जो आज 7वां दिन है, 7 दिन का ही असर इतना हो गया कि देखा उन्होंने किस तरीके से ब्राह्मण समाज बढ़ता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है, एक तरफ से हम लोगों के साथ में आता जा रहा है। तो उससे इतनी घबराहट हो गई है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक खाली इसी पे बातचीत हो रही है कि अब क्या करा जाए। ब्राह्मण समाज तो निकल पड़ा। अन्य पार्टियां, जो पार्टियां अभी तक ब्राह्मण समाज को गालियां देती थी, ब्राह्मण समाज को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार भी, जिसने कि जब उनकी सरकार जब रही, 2003 में रही, 2012 में रही, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ब्राह्मण समाज के लोगों को बेइज्जत करने से कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई। भारतीय जनता पार्टी से आप लोगों को बड़ी उम्मीद थी,
सोचा गया था कि अब जो भगवान श्री राम के नाम पे इन्होंने हमसे वोट मांगा है तो शायद उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाएंगे और हम लोगों का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन आपने देखा कि किस तरह का राम राज्य लेकर के आए हैं। इस तरह का राम राज्य की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, जहां पर न हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, न हमारे किसान सुरक्षित हैं, न हमारे मजदूर सुरक्षित हैं। हर आदमी दुखी है, हमारे चाहे व्यापारी हो और चाहे वो नौजवान साथी हो जो पढ़ करके नौकरी के लिए इंतजार कर रहे थे, इनके झूठे वादों में घूम रहे थे कि हम तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, और उन्होंने तो 2 करोड़ लोगों की नौकरी लेने का काम किया। देने का काम तो नहीं किया, लेकिन लेने का काम किया। भगवान श्री राम के नाम पे आप लोगों को ठगने का काम किया। भगवान श्री राम के नाम पे कहा कि चंदा दे दो, पैसा दे दो, और पैसा चंदा लेने का मकसद सिर्फ ये था कि उसको उस रुपए का दुरुपयोग करके अपनी भारतीय जनता पार्टी के वो बढ़ाने का काम करें, उनके जो नेता लोग हैं उनके ऊपर खर्चा करने का काम करें। भगवान श्री राम के ऊपर खर्च करने की कोई मंशा नहीं थी। अगर ऐसी मंशा होती तो फिर राम मंदिर, जब ये लोग सत्ता में थे उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी थे, उस समय कोई भी कानून ला सकते थे और राम मंदिर के लिए कानून बना सकते थे, पर नहीं लाए। वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया उसके बाद ही इसमें इनका कोई योगदान नहीं था। लेकिन इतना जरूर था कि इन्होंने जो लाखों अरबों रुपए इकट्ठा कर रखे हैं मंदिर बनाने के नाम से, वो रुपए का हिसाब नहीं दे रहे हैं। वो रुपया कहां पर है वो नहीं बताते। कितना रुपया इनको 93 से लेकर के आज 30 साल में मिला है उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो तो कई लाख करोड़ में है। तो उसका हिसाब देंगे तो लोग पूछेंगे फिर चंदा लेके अभी क्यों घूम रहे थे चंदा मांगते हुए। भगवान श्री राम के नाम पे फिर से भगवान श्री राम को इन्होंने मंदिर नाम के नाम पे जो चंदा लिया था, आप लोग भी अयोध्या गए होंगे। मैं तो अभी 23 तारीख को फिर से गया, पहले भी गया हूँ। 23 तारीख को जब अयोध्या गया तो वहां पर देखा कि अयोध्या के क्या हाल है। अयोध्या के नाम पे रुपए तो लेते गए और खर्च भी कर रहे हैं सरकारी रुपया, हजारों रुपए सरकारी खर्चे इन्होंने दिखाए हैं कि हमने अयोध्या के नाम पे किया है। लेकिन अयोध्या में कोई भी विकास किसी भी प्रकार का वहां पर नहीं हुआ। राम मंदिर तो छोड़ दीजिए, और राम मंदिर की तो नींव भी नहीं पड़ी है। अभी नींव जब नहीं पड़ी है तो मंदिर कहां से बनेगा। मंदिर इनको बनाना ही नहीं है। मंदिर तो इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं कि मंदिर बना देंगे तो फिर आपके बीच में कौन सा मुद्दा लेके आएंगे, फिर आप इनसे प्रश्न करने लगेंगे हमारे पेट रोजी रोटी का क्या हो रहा है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं, हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला का रेप हो रहा है, उसका क्या जवाब दोगे तुम। हमारे जो नौजवान साथी हैं जो पढ़ लिख करके PhD करके घूम रहे हैं, उनकी नौकरी का तुम क्या करोगे, तुमने तो वादा किया था, वादा करके धोखा दे दिया। ये सब प्रश्न उठेंगे। आप ये कहते हैं कि नौकरी हमने वादा जरूर किया था, नहीं दे पाए नौकरी, नहीं देंगे नौकरी, लेकिन हम उनको रोजगार देंगे। और कौन सा रोजगार देंगे, कहते हैं कि आप पकौड़ा बनाइए, और पकौड़ा बना करके ये पढ़े हुए PhD लड़के उनसे कहते हैं कि आप पकौड़ा बेचिए। अब तो पकौड़ा भी नहीं बेच सकते क्योंकि तेल इतना महंगा कर दिया है कि तेल भी नहीं खरीद सकते कि पकौड़ा बनाने का काम करें। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि हमने महिलाओं से कहा, महिलाएं प्रश्न करेंगी कि भाई आपने जो कहा था कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, हम आपको गैस का चूल्हा दे रहे हैं, गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, 1 बार दे करके 2 बार दे करके भूल गए। अब तो गैस का सिलेंडर सब्सिडी तो छोड़िए, अब जो 200 रुपए का आम सिलेंडर मिलता था, भरा जाता था, वो 1000 के ऊपर पहुंच गया। इस तरह से करा महंगाई इन्होंने कहां पहुंचा दी, महिलाओं को मजबूर कर दिया घर की अब रोटी और सब्जी और कितनी बननी चाहिए, कितनी एक सब्जी बने कि आधी बने, इस हालत में इस प्रदेश के लोगों को ये लोग ले आए हैं। अब फिर से चूल्हे पे पहुंचा दिया है कि लकड़ी से चूल्हा जलाओ और अपना खाना बनाने का काम करो। अगर अनाज है तो अनाज की कीमतें कहां पहुंच गई, खाद की कीमतें कहां पहुंच गई। किसान जो है 1 साल से किसान लड़ाई लड़ रहा है अपनी जमीन बचाने के लिए, सड़कों में है, बरसात में, ठंड में, ठिठुरती ठंड में उनके ऊपर लाठियां तो चलाई, उनके ऊपर पानी की बौछारें भी डालने का काम किया। और किस बात के लिए, कि वो ये कह रहे हैं कि जो आप ये कानून लाए हो, इस कानून के तहत जो आप हमारी जमीन छीनना चाहते हो, इस कानून का हम विरोध कर रहे हैं।
कहते नहीं नहीं, ये कानून तो आपके हक में है, इसको तो हम आपके ऊपर डाल के रहेंगे। वो कहते हैं जिसके ऊपर आप कानून हक में बता रहे हो वो खुद कह रहा मेरे हक में कानून नहीं है, तो आप क्यों थोप रहे हो उसके ऊपर? क्यों? क्योंकि नीयत खराब है। नीयत ये है कि सारी चीजें तो बेच दी इस देश की, चाहे रेल हो, चाहे जमीन के अंदर का तेल हो, तेल कंपनियां भी बेच दी, रेलवे भी बेच दिया, हवाई जहाज वाली कंपनी भी बेच दी, इंश्योरेंस बेच दिया, सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां जितनी थी बेचने का काम कर दिया। HAL जहां हवाई जहाज बनता था वो भी बेचने का काम कर दिया। किसके हाथों में? दो तीन उद्योगपतियों के हाथों में उसको पकड़ाने का काम किया, जो कि इनको फिर हजारों करोड़ चंदा देने का काम करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे लोगों को हाथ में बेच करके आपके जितनी भी नौकरियां होती थी, जहां जहां लोग नौकरी पाते थे, उन सारे रास्तों को बंद करने का काम कर दिया। तो ये सारे प्रश्न न पूछे जाएं, इसलिए जब आप चुनाव आता है, चुनाव आने लगा और फिर से वहां बैठक होने लगी, परेशान होने लगे कि ब्राह्मण समाज के ऊपर तो हमने 4.5 साल अत्याचार किया था और ब्राह्मण समाज को इतना दबा दिया था कि अब वो उठ के खड़ा नहीं होगा। वो सोचते थे जैसे दलित समाज के ऊपर वो हमलावर हुए, हमारे दलित भाई बहनों के ऊपर हमलावर होते रहे, उसी प्रकार से इस सरकार में ब्राह्मण समाज के ऊपर भी ये हमलावर हुए। किस तरीके से हमारी दलित समाज की बेटी को हाथरस में आपने देखा कि उसका रेप होता है, रेप होने के बाद उसका देहांत हो जाता है, देहांत होने के बाद उसके माता पिता को उसका मृत शरीर भी नहीं देते हैं, वो भी नहीं देने देते हैं। वहां पर पुलिस लगा दी जाती है, लाठी चार्ज होता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, घर वालों को बंद कर दिया जाता है सिक्जे के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खड़े होकर के अपने सामने पुलिस वालों से कहता है कि ले जाओ खेतों में मट्टी का तेल डाल करके और दाह संस्कार कर दो। पूरे मीडिया के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि उनको भी इन्होंने दौड़ा के मारने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माने। उन्होंने इनकी ये तस्वीरें पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को उजागर की और हम लोगों को शर्मसार होना पड़ा पूरे उत्तर प्रदेश को, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। आपने देखा किस तरीके से ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति को जब मारा इन्होंने, और मारा भी कानून, कोई आदेश नहीं, सरकारी आदेश नहीं है, हाईकोर्ट का आदेश नहीं है, न्यायालय में नहीं ले गए, लेकिन गाड़ी पलटती है, मार देते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि उसने गलत काम किया था, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया गया? उनकी भी गाड़ी पलट गई। 18 साल का एक लड़का जो था भी नहीं, वहां हरियाणा में था, दूर का रिश्तेदार, कहा नहीं उसको भी उठवा लो, उसकी भी गाड़ी पलटा दी आपने, उसको मरवा दिया। कितने लोगों को गाड़ी पलटवा के मरवा दिया आपने? कहा कि गाड़ी पलटी फिसल करके और उससे निकले और वो पुलिस वाले के ऊपर हमला कर रहे थे, इसलिए गोली मार दी। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो कितने किस्से आप सुनेंगे। रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को जला के माध्यम की झोपड़ी निकाल दी। लखनऊ में रोक करके, एप्पल कंपनी में नौकरी करते थे, इंजीनियर आदमी था और वो तिवारी थे, से फर्क इतना था। रोका, पूछा नाम ब्राह्मण, गोली मार दी, क्योंकि उन दिनों आदेश था कि रोको, नाम पूछो, अगर ब्राह्मण है गोली मार दो। तो इस तरीके से लखनऊ में 3 लोगों को मार दिया, प्रतापगढ़ में हुआ, यहां से छोड़िए आप झांसी, बुंदेलखंड में तो एक व्यापारी को कहते हैं आत्महत्या कर ली, उसको गाड़ी के अंदर उसके गोली मार दी, क्योंकि उससे रोज रुपए की फिरौती मांग रहे थे, उसने मना कर दिया तो उसको मार दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ऐसा माहौल बना दिया, इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया कि ब्राह्मण समाज एक चुप होकर के बैठ जाए, डर के बैठ जाए, भयभीत होकर के बैठ जाए और वो अपनी आवाज बंद कर दे। और जब वोट का नाम आए तो फिर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि आप हमको मंदिर के नाम पे पैसा भी दे दो और वोट भी दे दो। हम जब अयोध्या गए तो हमारे ऊपर प्रश्न उठा दिए कि ये क्यों अयोध्या आए, इनको अयोध्या से क्या लेना देना। अयोध्या तो खाली भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारी है और भगवान श्री राम का भी ठेका उन्होंने ले रखा है, जिसको चाहेंगे वही अयोध्या जाएगा, बाकी नहीं जा सकता। लेकिन हम गए, हमने भगवान श्री राम के दर्शन किए, हमने उसके बाद फिर हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी के दर्शन किए, हमने सरयू नदी में जाकर के जलाभिषेक किया, दूध का अभिषेक किया और उसके बाद इनको जवाब देने का काम किया। हमने कहा हमें तुम क्या रोकोगे, हम तो यहाँ एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं और फिर आए और आगे भी आते रहेंगे। हम तो ब्राह्मण समाज में जन्मे हैं, हमारे यहाँ तो ये संस्कार डाले गए हैं कि घर से निकलो तो पहले स्नान करने के बाद पहले पूजा करो और उसके बाद ही घर से बाहर निकलो, और हम लोग यही करते हैं।
हम लोगों को बचपन से राम स्तुति हो, चाहे हनुमान जी का हनुमान चालीसा हो, चाहे माँ दुर्गा की हो, सब चीजें सुबह शुरू से ही हम लोगों के संस्कार डाल दिया थे। हम लोगों का जब जनेऊ संस्कार हुआ था उसके पहले कर दिया। लेकिन हम लोग घर में अपनी पूजा करते हैं, इनकी तरह दिखावा नहीं करते। हम लोग जैसे ये खाली वोट के लिए उसके लिए दिखावा करते हैं, ये देखिए बड़े भारी हम, और किसको और क्या कर रहे हैं आजकल पुजारियों के साथ, क्या कर रहे हैं महंतों संतों के साथ। हम जब अयोध्या से लौटे तो जो महंत और संत लोग जिन्होंने अपने दुखड़े हमसे रोए थे, उनको सबको घेर लिया, इन लोगों ने घिरवा लिया और उनको प्रताड़ित करने की धमकी दे दी और उनको डराया धमकाया। एक आध लोगों को पकड़ करके बयानबाजी कराने लगे। उन्होंने बाद में कहा कि हमसे अभी कुछ उल्टा पुल्टा कहलवाया है, वो आपको हमारी मजबूरी थी, हम आपको बता दें। ठीक है, आप परेशान ना होइए, बस इंतजार करिए, 8 महीने और इंतजार करिए, इन सब चीजों का हिसाब लिया जाएगा। अब की बार जब सरकार आएगी बहुजन समाज पार्टी की और बहन मायावती जी यहाँ की मुख्यमंत्री होंगी, तो ये सारी प्रताड़नाओं का हिसाब उस समय लिया जाएगा। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। आप बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, किस तरीके से सम्मान दिया गया था ब्राह्मण समाज के लोगों को। ये 10 साल में क्या हुआ है? 10 साल में तो सिर्फ गोली मिली है, बंदूक की गोली मिली है, प्रताड़ना मिली है, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जब बहन मायावती जी की सरकार थी, हम भी इस तरह सरकार आने के पहले आपके बीच में भी आए थे, हम पूरे प्रदेश में। अब की बार भी जैसे अभी तो 7 दिन हुए हैं, अब अगले जब तक कि आखिरी जिला भी नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रदेश में घूमते रहेंगे और ब्राह्मण समाज के बीच में जाते रहेंगे और अपनी बात रखेंगे। उस बार हम गए थे और हमने रखा था। उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए। हमने उनसे ये बात कही थी कि आप इकट्ठा जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आपके ऊपर अत्याचार ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप थोड़ी बहुत संख्या में नहीं है, आप 13% हैं और 13% का मतलब होता है 25 करोड़ में 3 करोड़ के ऊपर हैं आप। जब 3 करोड़ के ऊपर है अगर आप, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कितनी बड़ी संख्या यहाँ उत्तर प्रदेश में है। और लेकिन आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। कहीं ये नहीं कि बिखराव और आपस में ही भिड़े हुए हैं, आपस में ही छोटा बड़ा कर रहे हैं, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा कि हम कांडकुब्ज ब्राह्मण हैं या सनाट हैं या सरजूपारी हैं, 20 बिस्वा हैं, 16 हैं या 12 हैं, सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आपको ये मानना पड़ेगा खाली आप ब्राह्मण समाज के हैं, और जिस दिन आप ये मान लेंगे तो आपकी ताकत जो है 13% हो जाएगी। लेकिन अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। 13% को अगर 23% जो दलित समाज के हमारे भाई बहन हैं, जिनके साथ में पहले से ही अन्य भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपने 23% का साथ दिया और भाईचारा बना लिया और इकट्ठा हो गए, तो आप सोच लीजिए आप तो अकेले 2 ही मिलकर 36% हो गए, पूरे प्रदेश में भारी पड़ जाएंगे। और 30% के ऊपर चुनाव जीता जाता है, यहाँ तो आप 36 हो जाएंगे, हर सीट पे भारी पड़ जाएंगे। और जब आपने हमारी बात मानी थी, उस समय आपने इकट्ठा होकर के और भाईचारा बना के बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़े हो गए थे। आपको भी याद होगा 9 जून को बहुत से लोग यहाँ जो है उनमें से वो लोग भी गए थे, लखनऊ पहुंचे थे 9 जून 2005 को, जब हमने मुख्य अतिथि के रूप में बहन मायावती जी को बुलाया था। 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण के समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। 11,000 लोगों ने तो शंखनाद करके उनका स्वागत किया था। उसके बाद जब हमने आज गणेश जी आपने हमको दिए, गणेश जी की प्रतिमा हमने उनको भी दी थी, और गणेश जी की प्रतिमा को लेकर के उन्होंने कहा था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और यहाँ से अपनी बात शुरू की। और उसके बाद उन्होंने ये भी ब्राह्मण समाज को इकट्ठा होकर एक जगह देखते हुए कहा था कि आपकी तैयारी को देख करके हम अब आज अपना पार्टी का नारा ही बदल देते हैं। पहले नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उन्होंने उस नारे को बदला और कह दिया जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 3 लोग विधानसभा में ब्राह्मण समाज के सिर्फ थे उस समय जो विधानसभा थी, और उन्होंने पिछली बार 40 लोगों को लड़ाया था, 82 लोगों को टिकट देने का काम किया था तैयारी देख करके, और उसमें से 45 लोग चुन करके बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा में पहुंचे थे। उसमें से यहाँ पर भी बैठे हैं नकुल दुबे जी हैं, जिनको बाद में उन्होंने 10-15
से ज्यादा लोगों को मंत्री बनाने का काम, उसके साथ साथ में 35 से ज्यादा लोगों को उन्होंने मंत्री का दर्जा देते हुए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए, स्टेट मिनिस्टर दर्जा देते हुए चेयरमैन बनाया ब्राह्मण समाज के लोगों को। 15 से ज्यादा लोगों को एमएलसी बनाया, एमएलसी बना के विधान परिषद में भेजा। विधान परिषद में अध्यक्ष भी इन्होंने ब्राह्मण समाज का बनाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह, चाहे वो वकीलों की बात हो, उन्होंने लखनऊ और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही 2500 सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के बनाए और 3000 पूरे उत्तर प्रदेश में जो सिविल कोर्ट में वकालत करते थे ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने सरकारी वकील बनाने का काम किया। उन्होंने 18वां वर्ष चल रहा है राज्यसभा में हमारा, हमको उन्होंने वहां पर 17 वर्ष से हमको अपनी पार्टी का लीडर बना रखा है। उन्होंने सम्मान देते हुए श्री रितेश पांडे जो कि ब्राह्मण समाज से हैं और लोकसभा में चुनकर गए हैं, उनको उन्होंने वहां का लीडर बनाया ब्राह्मण समाज। उन्होंने सर्व समाज को हमेशा लेकर चला। उन्होंने ये नहीं किया कि खाली एक समाज को ले, उन्होंने जब सब समाजों को दिया, उनको भी ऊंचे ऊंचे स्थान दिए, तो उसी के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं रहने दिया, उनको भी बढ़ चढ़ करके देने का काम किया। हर तरह का सम्मान जो हो सकता था वो देने का काम किया। आज हमारे यहाँ के मुख्य कोऑर्डिनेटर जो दिनेश जी हैं, तो वो भी एमएलसी हैं। उन्होंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सर्व समाज को लेकर के और एक साथ लेकर के उन्होंने सबको लेके चलने का काम किया। कोई भी हो, आज पवन पांडे जी भी हमारे साथ में बैठे हैं। पवन पांडे जी का चेहरा सब लोग जानते हैं। पवन पांडे जी इतने जुझारू हमारे बीच के नेता हैं कि अभी इन्होंने हमारी सभाएं कराई थी, अयोध्या भी गए थे। ये अयोध्या के बाद जब हम अकबरपुर गए तो इन्होंने वहां पर बहुत बड़ी सभाएं कराई थी ब्राह्मण समाज के लोगों की, और ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वहां पर एकत्रित होकर के उन्होंने कहा था कि हम अब की बार सरकार बनाना तो दूर रहा, सरकार तो बना ही देंगे, लेकिन अब की बार हम सारे रिकॉर्ड में तोड़ने का काम करेंगे, इतनी तेजी से साथ में हम लोग करेंगे। उन्होंने वहां ब्राह्मण समाज ने भी अपनी ताकत दिखाई थी। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण समाज को हम बहन मायावती जी ने आगे बढ़ाने का काम किया तो वो चुप रह गए थे। ब्राह्मण समाज ने भी अपना दायित्व निभाया था। उन्होंने भाईचारा बनाया, भाईचारा बना करके दलित समाज के साथ में भाईचारा बना करके उन्होंने उनको पूरी तरीके से योगदान करने का काम किया। उनके जहां जहां रिजर्व सीटें थी वहां पर भाईचारा बनाते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमारे आह्वान पर बढ़ चढ़ करके तन मन धन लगा करके और उनको जिताने की ठान ली थी और जितवाने का काम भी किया। 16 सीटों में सिर्फ जीते थे हम लोग 2002 में, रिजर्व सीटें जो थी, लेकिन 16 से बढ़ा करके 62 पे पहुंचाने का योगदान करने का काम ब्राह्मण समाज ने उस समय किया था। और ये बहन मायावती जी के सामने दिखाने का काम किया था कि आपने हमारा साथ दिया, आपने बढ़ावा दिया है, तो हमने भी भाईचारा बना करके और हमने जो दलित समाज के लोग भाई बहन हैं उनको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया। आज के रोज खाली एक वर्ग को लेकर के पूरी सरकार चल रही है, औरों से कोई मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं है। चाहे वो उनके साथ में जो भी पीड़ा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अब ये जरूरी है कि आप लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि ये आखिरी मौका है आपके पास। जिस तरीके से खुशी दुबे 16.5 साल की बच्ची, उसको इन्होंने जेल में डाल रखा है, उसका बदला लेने का समय अब आपके पास आ गया। 16.5 साल की बच्ची, इतने निर्दयी ये हो सकते हैं, कहते हैं हम तो राम राज्य चलाते हैं, हम राम राज्य करेंगे। क्या भगवान श्री राम यही चाहते हैं? वो मतलब क्या सोच रहे हो, किसके हाथ में सत्ता पहुंच गई? जो कि 29 जून को शादी होती है, 30 जून को उसका पहला दिन, 29 और 30 को शादी होती है, आधी रात की शादी होती है। 30 को एक तरीके से शादी हुई और पहली तारीख उसका पहला दिन, हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी। 2 तारीख को हादसा हो जाता, उसको उठा ले गए। उसके हस्बैंड को तो गोली मार दी, 6 गोलियां मार दी, और लेकिन उसको उठा ले गए और उसको उठा ले जाकर के पहले तो कहीं अज्ञात स्थान पे बंद करा 6 दिन के लिए।
जब शोर मचा कि वो लड़की कहाँ गई, अभी अभी शादी हुई थी, ब्याह था, तब उसको ले जाके जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करके 6 दिन कहां ले गए, क्या किया, किसी को नहीं मालूम। उसकी बेल नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए बेल नहीं होने देते हैं क्योंकि बहुत सी चीजों का खुलासा हो जाएगा इनके बारे में। और जब उसको जेल में बंद कर दिया, ये मालूम पड़ा कि जुवेनाइल कोर्ट ने कहा ये तो माइनर है। जुवेनाइल बोर्ड ने देखने के बाद कहा तो माइनर है, 16.5 साल की लड़की है। तब उसको ले जाके रिमांड होम में बाराबंकी में बंद कर दिया। लेकिन फिर उसकी बेल ना होने पाए, जबकि उसका कोई आरोप नहीं है सारे, लेकिन दफाएं उसके ऊपर लगा दी गई, 302 से शुरू करते हुए सब लगा दी गई। और सिर्फ ये आरोप है कि जिस समय ये कांड हो रहा तो छत पे 3 महिलाएं दिख रही थी जो कि खड़ी थी और हाथ हिला रही थी, और उनमें से ये भी रही होगी। 3 महिलाएं के साथ में कई महिलाओं को भी इन्होंने बंद कर दिया, वो भी बंद है आज तक, और कहते हैं उनमें से ये भी रही होगी, और इसलिए इसको हम मुलजिम बना रहे हैं। और ये बहुत ही दुर्दांत मुजरिम है, इसलिए उसको इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। जब देखा कि अब तो बेल हो जाएगी इसी महीने में, जुलाई के महीने में, तो एक रिपोर्ट लिखवा ली अधीक्षिका से वहां की, जहां रिमांड होम में रखा था बाराबंकी में, कि 48 लड़कियां रहती हैं 2 कमरों, छोटे छोटे कमरों में। सोचिए कि 48 लड़कियां रखी हैं इन्होंने बंद करके। भेड़ बकरी भी रख दी जाए 2 कमरों में तो नहीं आ पाएंगी 48, ये इन्होंने रखा हुआ है। ये तो इनकी मानसिकता सोच है। और उसके बाद वहां पर कहते हैं, उससे रिपोर्ट लिखवाते हैं कि खुशी दुबे ने ये धमकी दे दी है, ये लड़कियां बताती हैं कि उन्होंने उसने धमकी दी है कि अगर हम बाहर छूट गए और हमारी अगर बेल हो गई, हम बाहर निकल गए, तो हम तुम लोगों को उठवा लेंगे, तुमको देख लेंगे। भाई वो भी कैदी हैं, वो बंद है, वो जेल में बंद है, आपने रिमांड होम में उनको बंद कर रखा है। ये अगर बेल हो जाएगी तो वहां से बाहर हो जाएगी, अंदर जाकर के उनको कहां से उठवा लेंगे। लेकिन ये कहते हुए कि इससे ये साबित होता है कि ये बहुत ही गंभीर रूप की दुर्दांत अपराधी है और इसकी मानसिकता बहुत खराब है और अपराधी वाली मानसिकता है, इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, और ये कह करके उसकी बेल खारिज करवाइए। इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि जो महिला घर में काम करती थी, जो महिला घर में काम कर रही थी, उसकी एक 6 साल की बच्ची उसके साथ में, 3 साल का बच्चा। आप लोग जानते हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, 6 साल की बच्ची की क्या समझ होती, क्या उम्र होती है। 3 साल का बच्चा, उस महिला के साथ उन दोनों को भी ले गए जेल में, वो भी जेल में बंद है 1 साल से। और वो क्या सोचेंगे जब बड़े होंगे बच्चे कि हम तो होश भी नहीं था, लेकिन हम तो जेल में ही, क्योंकि कोई चार्जशीट नहीं, कोई ये नहीं, कोई मुकदमा नहीं, वो तो खाली आदेश ये है कि इनको 20 साल इसमें ऐसे ही रखना है, सवा देना है। तो वो बच्चे धीरे धीरे जेल में ही 20 साल के हो जाएंगे। इस तरह की योजना है। अगर ये दोबारा सत्ता में आ गए तो ये एक खुशी दुबे नहीं, जो 40 और 50 ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने उस पूरे क्षेत्र के, जो कलकत्ता, दिल्ली, बंबई में भी थी, वहां से उठवा के पकड़वाया है। कहा है जब ये आदेश हुआ अंदरूनी किया, जो कन्नौज, फरुखाबाद, कानपुर, इटावा, उन्नाव, आसपास के हरदोई, जितने भी ब्राह्मण समाज के जो मजबूत आदमी हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, अज्ञात में डाल दो कि 100 लोग थे अज्ञात में, और उसमें सबको उठाते रहो जिसका मन हो, और उनको मरवाते रहो। इनको खत्म करना जरूरी है। इनके जितने मजबूत ब्राह्मण हैं, इनको यहाँ से हटवाना जरूरी है। इस उद्देश्य से उनको उठवा लिया गया। तो आप सोचिए कि आज कोई कानून नहीं, कोई दफा नहीं, कोई जज नहीं, यही कानून, यही जज, ये वहीं का वहीं निपटाने का काम ये सरकार कर रही है। तो ऐसे में हमारा ब्राह्मण समाज के लोगों से खास तौर से अनुरोध है कि अब वक्त आ गया है, आप भगवान श्री परशुराम की वंशज हैं, अपने अंदर थोड़ा जागृति लाइए। आप बुद्धिजीवी कहलाते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। बहुत दे दिया दूसरों को, बहुत गिरवी कर दिया, उधार में दे दिया, अब वापस लेकर के अपने लिए इस्तेमाल करने का काम करिए, और इस्तेमाल करके अपने बारे में सोचने का काम करिए, अपने लोगों के बारे में सोचने का काम करिए। ये भूल जाइए कि आपको कभी कुछ इन लोगों से मिलने वाला है। अगर
समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए नीरज मिश्रा का सर काट करके कन्नौज से लखनऊ मंगवाया जा सकता है देखने के लिए, और राजा राम पांडे जी को इतना बेइज्जत किया जा सकता है मुख्यमंत्री के आवास में, उनका मंत्रालय भी छीनने के बाद इतनी बेइज्जती मीडिया के सामने कि वो उनको इतना बड़ा सदमा लगा, क्योंकि वो तो संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के, कि वो घर जब गए तो उनको इतना सदमा लगा कि हार्ट अटैक हुआ, मैसिव हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक तरफ वो पार्टी है जिसको हटा करके आप लोग बहुजन समाज पार्टी को लाए थे, और अब उसके बाद जो पार्टियां आई हैं पिछले 10 वर्षों में आप देख लीजिए कि किस तरह की पार्टियां आई हैं। तो इसलिए आप लोगों को अब सोच करके, समझ करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, एकजुटता लाते हुए, आपस में बातचीत करके, मंदिरों को भी बचाते हुए, क्योंकि अब मंदिरों पे हमला हो गया है। अब गुरु पूर्णिमा से इनका एक अभियान चला है कि जितने भी मंदिर हैं उत्तर प्रदेश में, सब में अपने अपने लोगों को भेज दो, और भेज के उनको महंतों के बीच बैठा के फिर उनको बाहर कर दो, खुद कब्जा कर लो, और जहां जहां बड़े स्थान हैं उनको एक्वायर कर लो, अपने कब्जे में ले लो, और लेने के बाद आगे बढ़ जाओ, तो उसके बाद इनको बाहर करो। तो इस तरीके से जहां संस्कृत के कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, आप जरा इनसे कभी प्रश्न करिए जो कभी मिल जाए कि ऐसा है तो ये संस्कृत के कॉलेज क्यों बंद करा दिए? महाविद्यालय एक 1400 के ऊपर थे, और विद्यालय उसको बंद करा करके 500 बंद कर दिए, और बाकी के लिए आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि कोई टीचर नहीं दे रहे हैं तो वहाँ विद्यार्थी नहीं है, तो विद्यार्थी नहीं है कहते हैं इसको बंद कर दो, और इनको भी अब आधे करके आपस में मिला दो, क्योंकि हम टीचर नहीं देंगे। जब तुम पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं दोगे तो शिक्षा लेने वाला विद्यार्थी कहाँ से आएगा, और विद्यार्थी नहीं आएगा तो धीरे धीरे जो हम लोग अभी ये सुन लेते हैं, मंत्र जाप सुनते हैं और विद्या ये देख रहे हैं, ये धीरे धीरे करके लुप्त होने जा रही है। ये चारों वेद के अंदर जो पढ़ाया जाता है ये सब लुप्त होने वाला है, और लुप्त होकर के यहाँ से, इस प्रदेश से इनकी जो नियत है कि यहाँ से सनातन धर्म ही खत्म कर दो और संस्कृति यहाँ की खत्म कर दो। बहुत दूर की सोचते हैं ये लोग, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं अपने यहाँ बैठ करके, और तब धीरे से सफाया करते हैं। तो इस तरीके से सफाया करके ब्राह्मणों को तो मंदिरों से बाहर कर ही रहे हैं, अगर ब्राह्मण है तो मंदिर से बाहर कर दो, किसी और को बैठा दो, जैसे कि लोग बैठे हुए हैं मठ में, और वहां पर तैयार किए जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में तैयार किए जा रहे हैं कि जाओ तुम्हें कब्जा करना है पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों में, और ब्राह्मणों को वहां से बाहर भगाना है। इन सब चीजों को ध्यान में रखिए और सोचिए फिर कि क्या करना है। आपके बीच में अभी बाजा बजाते आपने देखा कि जैसे ही हम लोगों ने और ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए, जैसे ही हम लोग निकल करके अयोध्या से निकले और निकल करके पांडे जी के यहाँ अकबरपुर गए, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए इलाहाबाद और कौशाम्बी और सुल्तानपुर प्रतापगढ़ होते हुए जब हम आपके बीच में आए, तब तक इतनी हलचल हो गई कि सारे जितने ये लोग हैं अपनी पार्टियों में बैठकें करने लगे हैं कि अब हमें भी कुछ निकलना है, बाहर निकलना है, और हमें भी ब्राह्मण करना है, चुनाव तक करना है, और चुनाव के बाद अब की बार डबल बदला लेना है, क्योंकि ये लोग इकट्ठा होने लगे हैं तो इनको डबल जवाब देंगे। इसलिए आप लोग जो है मजबूती से और अपना ये सोचते हुए कि आपका हित कहाँ पर है, अपने बच्चों का भविष्य सोचिए, अपना ही नहीं सोचिए, आने वाली नस्लों का भविष्य सोचिए कि क्या होगा उनका। अभी तो पकौड़ा बिकवा रहे हैं, ये भीख मंगवाने का काम करेंगे, कह देंगे कि ये भी बहुत अच्छा काम है, इसमें क्या दिक्कत है, करिए ना, तो आपको पैसा तो मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत। ये उस तरफ ले जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए एक साथ हो करके, इकट्ठा हो करके, भाईचारा बनाते हुए, और आप अपने बारे में सोचिए। अगर एक बार आप मजबूत हो जाएंगे, एक बार अपनी ताकत दिखा देंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और भाईचारा बना करके हमारे हाथ मजबूत कर देंगे, तो हमारे हाथ जब मजबूत कर रहे हैं तो वो मेरे व्यक्तिगत नहीं कर रहे हैं, वो आप अपने आप के हाथ मजबूत कर रहे हैं आगे के लिए। बहन मायावती जी को हम लोग मिल करके अब की बार ये तय है, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज कोई रोक नहीं सकता, ये निकल ब्राह्मण लोग अब उन्होंने अपना तय कर लिया है, जो दिख रहा है सबको, और इसीलिए बौखलाहट है, परेशान है कि अब की बार उन्होंने तय कर लिया है कि अब की बार बहन मायावती जी
मुख्यमंत्री बहन मायावती जी, जिनके शासनकाल में कानून द्वारा कानून का राज होता था, ऐसी बहन मायावती जी, जहां पर कि अगर पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कानून अपने हाथ में ले ले तो उसको भी घर में बुला करके और जेल में भिजवाने का काम किया, 5 साल तक जेल में रखने का काम किया, ऐसी बहन मायावती जी। और ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए जहां पर महिलाएं जो हैं, जिनका हर 2 घंटे में कहीं रेप हो रहा है आज के रोज, आगे चल करके जब बहन मायावती जी होंगी, पिछली बार की तरह रात के 12 बजे भी अगर अपने घर से निकल जाएंगी अपने किसी काम के लिए, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी तरफ आंख उठा करके भी देख ले, क्योंकि वो जानते थे कि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं, वो छोड़ने वाली नहीं है। तो इसलिए हमको ऐसा शासनकाल और ऐसी हमको मुख्यमंत्री चाहिए, और इसीलिए हमको सबको फिर से एक बार इकट्ठा होने की जरूरत है। और इसी के साथ में, इसी अनुरोध के साथ में मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, संघर्ष करो। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, माननीय